वेलकम स्टूडेंट्स। 12वीं कक्षा की हमारी जो अंतरा पुस्तक है हिंदी की पद्य से संबंधित, उसमें जो हमारे पहले कवि हैं छायावाद के श्री जयशंकर प्रसाद जी, उनकी पहले हमने एक पोइम पढ़ी थी, देवसेना का गीत। और देवसेना के गीत में हमने जयशंकर प्रसाद जी की जो कविताओं की जो गुणवत्ता है, जिसमें संगीतात्मकता है, मार्मिकता है, इसके अलावा अलंकारों से सुसज्जित क्रिया हुई उनकी ये जो कृतियाँ हैं, वो हमने पढ़ी, जिसमें कि हमने देवसेना के बारे में जो है वो उसके प्रेम के बारे में और उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में जाना। जयशंकर प्रसाद जी की बेटा जो दूसरी पोइम है, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, ये समर्पित है भारत के उस प्राकृतिक सौंदर्य को जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारा जो अतीत है वो इस बात का साक्षी रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सुंदरता की अद्भुत छटा जो है वो सुबह से प्रहर से लेकर सुबह के प्रहर से लेकर रात्रि के अंतिम प्रहर तक जो है वो बनी रहती है। जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो आपको प्राकृतिक सुंदरता की जो छटा है उसकी भी अनुभूति होगी। और साथ साथ ही में जो हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने जिस प्रकार से प्रकृति के सौंदर्य का बखान किया है, वो बखान भी आपको यहाँ पर देखने में मिलेगा। तो आइए हम इस पोएम का आनंद लेते हैं। सबसे पहले तो इस पोएम का जो टाइटल है वो है कॉर्नेलिया का गीत। अब ये कॉर्नेलिया कौन है और इसका भारत के जो कवि हैं हमारे श्री जयशंकर प्रसाद जी, उनकी रचनाओं में ये कैसे है। अगर हम बात करते हैं कॉर्नेलिया के गीत की पृष्ठभूमि की, तो जो आप देख रहे हैं कि ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। जैसे कि जो देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया था, तो जो कॉर्नेलिया का गीत है ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। चंद्रगुप्त के बारे में तो आप जानते ही हो, लेकिन यहाँ पर कोई बात जो है वो चंद्रगुप्त से संबंधित नहीं है, मगर उसके शासनकाल में अगर हम बात करें, ग्रीस का एक राजा हुआ करता था सिकंदर, मैसिडोनिया का। आपको मालूम है कि सिकंदर जो है वो एक महान विश्व विजेता के रूप में जाना जाता है। और सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने सेल्यूकस निकेटर, जो कि उसका सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर को जो है वो अपना गवर्नर बनाकर भारत में भेजा था। और कॉर्नेलिया जो थी वो उसी सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। अब देखिएगा सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि ग्रीस की जो सेनाएं हैं उन्होंने अपना पड़ाव जो है वो सिंधु नदी के नज़दीक जो है वो डाला हुआ था। और सिंधु नदी के तट पर जब सुबह का जो मौसम था, उस सुबह के मौसम में जब सूर्य उदय से पहले का जो समय था, उसमें प्रकृति की अद्भुत छटा जो प्रकृति बिखेर रही थी, उसको कॉर्नेलिया ने देखा। और वो भारत देश से संबंधित जो ये अद्भुत छटा थी, और इस भारत देश के बारे में जो पुरानी जो लोग, कई लोग जो है वो भारत में आए, यहाँ रहे और उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस दिया, मगर कॉर्नेलिया भी जो है वो अपने कुछ विचार जो है वो यहाँ पर प्रस्तुत करती है भारत के प्रति, भारत की महानता के प्रति और भारत की प्राकृतिक सुंदरता के प्रति। तो वो क्या कहती है? वो कहती है कि अरुण ये मधुमय देश हमारा। अरुण, अरुण का अर्थ होता है लाल रंग वाला, जिसे हम अगर हम बात करें, देखो छायावाद का मतलब क्या होता है। छायावाद का मतलब होता है कि किसी एक व्याख्या में आप कई अर्थ जो है वो निकाल सको। छोटी सी एक व्याख्या जो है वो कई अर्थ संजोए हुए होती है, वो अपनी कई प्रतिछायाएं जो है वो दिखाती है। तो अब कहता है कि अरुण ये मधुमय देश हमारा, कि भारत जो है
वो सूर्य की सी लालिमा, अरुण सूर्य को भी कहा गया है, जिसमें सूर्य की जो लालिमा होती है, सुबह सुबह जब सूर्य उगता है ना, तो बड़ी ही सुंदर सी लालिमा जो है वो बिखेरता है, लाल खड़िया सी। तो कहती है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा। जयशंकर प्रसाद जी अब देखो उसका बखान कर रहे हैं कि हमारा देश जो है वो सूर्य की लालिमा के समान मधुमय, मधुमय का मतलब मिठास से भरा हुआ देश हमारा। ये देश जो है वो हमारा मिठास से भरा हुआ है, यानी हमारा देश जो है वो सर्वप्रिय, इतना प्यारा देश है कि हर व्यक्ति जो है वो इसके प्रेम में जो है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। और जितनी सुंदर छवि जो है प्रातः उगते हुए सूर्य की होती है, बिल्कुल वैसी ही सुंदर छवि जो है वो हमारे देश की प्रतीत हो रही है। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता यह एक सहारा। अब कहता है कि जहां पहुंच अनजान क्षितिज को, अनजान, अनजाना यानी कि जिसे हम ना जानते हो। क्षितिज का मतलब क्या हुआ? जहां पर सूर्य और धरती दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। जब हम दूर के दृश्य को देखते हैं तो दूर में हमें क्या दिखता है कि एक समय ऐसा आता है या एक ऐसा पॉइंट होता है निश्चित, जहां पर हमें ऐसा लगता है कि अब धरती और आकाश जो है वो आपस में मिल चुके हैं। जैसे पहाड़ वगैरह जो होते हैं उनका व्यू ऐसा दिखता है कि वो आपस में मिल चुके हैं। तो कहता है जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यानी हमारा देश जो है वो इतना स्वच्छंद, इतना प्यारा है कि जहां पर जो अनजान व्यक्ति हैं वो भी, और अनजान क्षितिज, क्षितिज को किसने जाना बेटा? किसी ने भी नहीं जाना। क्षितिज का मतलब अनंत, किसी भी एक दिशा की ओर जब हम चलते जाते हैं तो वो क्षितिज कहा जाता है। ठीक है, तो क्षितिज जो है वो अनजान है, जिसे हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर क्षितिज भी जो है वहाँ पर पहुँचकर वो एक सहारा पा लेता है। यानी भारत जो है वो इसने कई लोगों को शरण दी है। और हमारे अतीत को देख लो, अतीत में कई लोग जो है, डच यहाँ पर आए, फ्रांसीसी यहाँ पर आए, मुस्लिम्स यहाँ पर आए, अंग्रेज़ यहाँ पर आए। ठीक है, तो अलग अलग तरह के लोग, इवन कि भारत जो है वो एक विश्व गुरु भी रह चुका है। तो ये हर एक को जो है वो क्या देता है, एक ऐसी शिक्षा देता है, एक ऐसी सीख देता है, क्योंकि हमारे देश में संस्कृति और ज्ञान जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। वैदिक ज्ञान जो है वो कूट कूट कर भरा हुआ है। राजाओं महाराजाओं का जो ज्ञान है वो एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में भारत में देखने को मिला है। और नालंदा और तक्षशिला जैसे जो विश्वविद्यालय हैं वो हमारे भारत में ही है, हुआ करते थे उस समय, क्योंकि तक्षशिला जो है वो आजकल कहाँ है? पाकिस्तान में है, रावलपिंडी में। तो अब आप देखिएगा कि इतने लोगों को जो है वो एक प्रकार से सहारा दे चुका है भारत। इतने लोग जो है वो यहाँ पर स्कॉलर बनकर जा चुके हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो ये कहते हैं कि अनजान क्षितिज को भी जो है वो भारत ने एक सहारा दिया हुआ है। और कहता है आगे, सरस तामरस गर्भ विभा पर, सरस सरोवर। ठीक है, तामरस, ताम्र के रंग जैसा, ताम्र मतलब तांबा जो होता है ना, उसके रंग जैसा। यानी देखो जब सूर्य की जो लालिमा है जब किसी सरोवर पर पड़ती है तो उसका रंग जो है वो स्वर्णिम सा दिखता है, सोने जैसा दिखता है। तो सोने जैसे रंग के तालाब के गर्भ के ऊपर, गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। अब तरु किसको कहते हैं? पेड़ को। शिखा उसकी टहनी, मनोहर सुंदर दिखने वाली। अब यहाँ पर कौन सी टहनियों की बात कर रहा है? यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि ताम्र रस के, ताम्र रंग के समान दिखने वाले जो सरोवर हैं उनमें असंख्य कमल जो है वो अपनी विभा, अपनी सुंदरता जो है वो बिखेर रहे हैं, और नाच नाच कर उनकी जो टहनियाँ हैं वो एक अत्यंत ही मनोहर दृश्य जो है वो उत्पन्न कर रही हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर भी हम देखें, ये जो तीसरी लाइन है इसमें भी भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो किस किस तरीके से जो है वो दिखाई पड़ रही है। अब देखो यहाँ पर क्षितिज को जो है वो मानवीकृत किया गया है। क्षितिज को मिलता एक सहारा, वास्तव में क्षितिज जो है वो कुछ भी नहीं है,
मगर उसका मानवीकृत कर दिया गया, उसको उसका पर्सोनिफाई कर दिया गया उसको, जिसको कि भारत की अद्भुत सुंदरता में जो है वो सहारा मिला हुआ है। और फिर कहता है, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। कितनी आनंदित लाइन है, छिटका जीवन हरियाली पर, यानी भारत का जो देश है, इस पे जो प्राकृतिक सुंदरता है वो जीवन से भरी हुई हरियाली की तरह है, जिसमें मंगल कुमकुम सारा। सुबह की जो माहौल होता है ना सुबह का, वो क्या कर रहा है, वो एक प्रकार से मंगल कुमकुम जो है वो छिटका रहा है। कुमकुम जो है वो रेड कलर का होता है और शुभ माना जाता है। और सुबह की जो सूर्य की जो लालिमा है वो बिल्कुल मंगल कुमकुम की तरह जो है वो लग रही है, और ऐसे लग रहा है कि प्राकृतिक सुंदरता जो है वो उस मंगल कुमकुम को हमारी जीवन रूपी हरियाली के ऊपर जो है वो छिटका रही है। फिर देखो क्या कह रहा है, लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। आहा, देखो क्या बढ़िया लाइंस हैं। लघु मतलब छोटी सी, सुरधनु, सुरधनु किसे कहा गया है, ओस की बूंदों को। लघु सुरधनु से पंख पसारे, जिस प्रकार कहता छोटी सी छोटी ओस की बूंदें जो हैं वो चारों तरफ बिखरी पड़ी होती हैं अपने पंखों को फैलाए हुए। और शीतल मलय समीर सहारे, शीतल ठंडा या ठंडी, मलय, मलय जो है वो एक पर्वत का नाम है जो कि दक्षिण भारत में स्थित है। अब वहाँ से आने वाली जो ठंडी जो हवा है, जो मलय पर्वत है, वो एक तरफ अगर हम कोरोमंडल जो एरिया है ना समुद्र तट का, वहाँ पर स्थित है ये, तो उसके साथ जो है वो जितनी भी समुद्र की जो हवा होती है वो बहुत ठंडी आती है। समीर क्या होती है बेटा, हवा। तो कहता है कि जिस प्रकार छोटी छोटी ओस की बूंदें जो हैं ठंडी मलय पर्वत से आने वाली हवा के सहारे जो है वो चारों तरफ जो है वो अपनी सुंदरता बिखेरती हैं, शीतलता बिखेरती हैं। और क्या कहता है, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज न्यारा, नीड़ निज प्यारा। देखो क्या कहता है, उड़ते खग, उड़ते हुए, खग मतलब पक्षी, और जिस ओर मुंह किए, यानी चाहे जिस ओर भी वो मुंह किए उड़ते हुए जा रहे हो पक्षी, समझ, जैसे कि मान लो समझ रहे हो, नीड़ निज प्यारा, नीड़ होता है घोंसला, निज अपना, प्यारा मतलब बहुत ही प्यारा। अपना घोंसला जो है वो सबको प्यारा होता है। तो कहता है वो जो मलय पर्वत है, उस मलय पर्वत से आने वाली जो शीतल हवा एक तो सुंदरता बिखेरती है, एक अद्भुत छटा बिखेरती है, और उस अद्भुत छटा में उड़ते हुए असंख्य पक्षी जो है वो चाहे जिस ओर भी मुंह किए हुए जाते हैं, वो उस मलय पर्वत को अपना प्यारा घोंसला मानते हुए उन्मुक्त आकाश में अनंत जो है वो आनंद उठाते हुए विचरण करते हैं आकाश में। अब देखो छायावाद की एक और बात यहाँ पर आ रही है, वो कैसे, उड़ते खग, उड़ते हुए खग मतलब उड़ते हुए पंछी, मगर वो पक्षी कौन, यहाँ पर उड़ते खग कहा गया है उन अनजान लोगों को जो भारत में आते हैं। भारत को जो है वो क्या समझते हैं, भारत को भी अपना एक घोंसले जैसा देश ही जो है वो समझते हैं। जैसे उनका अपना कोई देश होता है, भारत में पहुंचकर भी उन्हें अनजान महसूस नहीं होता, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि मानो वो किसी अपने ही प्यारे देश में जो है वो पहुंच गए हों। तो ये क्या है, ये भी क्या है, भारत के द्वारा शरण दिए जाने वाली एक पंक्ति की उद्धृतता है जो कि छायावाद को प्रकट कर रही है। फिर कहता है, बरसाती आंखों के बादल। अब देखो भारत की अद्भुत छाया तो छटा तो बताई ही है, लेकिन साथ साथ में भारत के लोगों की मार्मिकता भी बताई है। कैसे, बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। देखो कहता है कि जिस प्रकार बरसाती आंखों के बादल, यानी बरसात में जिस प्रकार बादल जो है वो झरझर जो है वो बरस कर चले जाते हैं, बनते जहां भरे करुणा जल, उसी प्रकार कहता भारत के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि बरसाती आंखों के बादल, वैसे बरसाती बादल किसको कहा जाता है कि जो कहीं और से आते हैं और फटाफट आंसू यानी अपने आप अपना जल जो है वो गिराते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी वो कौन हुए, वो अनजान ही तो हुए।
तो यहाँ पर ये भी छायावाद की एक उदाहरण दी गई है कि बरसाती आंखों के बादल, कि यदि कोई व्यक्ति बाहर के जो दुख से लिपटे हुए अपना दुख जो है वो अगर व्यक्त करते हैं, बनते जहां भरे करुणा जल। कहने का मतलब कि यदि भारत में रहकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो जो भारत के जो लोग हैं उनकी आंसू में भी करुणामय जल जो है वो भर आता है। अर्थात भारत के जो लोग हैं वो इतने करुणा से व्याप्त हैं, इतनी मार्मिकता से व्याप्त हैं कि उनके मन जो है वो दूसरे के दुख को देखते हुए स्वयं भी दुखी हो जाते हैं। वो जिस प्रकार दूसरों के सुख से सुखी होते हैं, उसी प्रकार दूसरों के दुख से दुखी भी हो जाते हैं। तो देखो इतनी मार्मिकता बताई गई है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा इस कविता में। तो कहता है कि बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, और फिर कहता है लहरें टकराती अनंत की। अनंत किसे कहा गया है? समुद्र को। यानी समुद्र की अनंत लहरें जो है वो टकराती हैं जब, पाकर जहां किनारा। यानी भारत में भी जो है वो समुद्री लहरें, मान लो कितनी मीलों दूर से, कितने समुद्रों से वो लहरें चलती हुई जो है वो, जब वो भारत के किसी किनारे से टकराती हैं तो उसे अपना किनारा ही मानती हैं, उसे अपना आशियाना ही मान लेती हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है, एक ऐसा विचित्र देश है जो कि अनजानी लहरों को भी जो है वो एक सहारा देता है, उनका किनारा बन जाता है। और देखो फिर क्या कहा गया है, हेम कुंभले ऊषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। आहा, देखो कितनी प्यारी लाइंस हैं। कहा गया है हेम, हेम किसे कहा गया है? सूर्य को। हेम कुंभ यानी सूर्य का घड़ा, सूर्य रूपी घड़ा। अगर हम सुबह उसको देखते हैं तो वो लाल रंग का होता है, बिल्कुल घड़े जैसा गोल गोल। तो कहता है हेम कुंभले उषा सवेरी। उषा किसको कहा गया है? सुबह की देवी को, यानी सुबह, भोर। अब यहाँ पर उषा को जो है वो क्या किया गया है? इसका मानवीकरण किया गया है, इसको मानव का रूप दिया गया है। ठीक है, रूपक अलंकार है ये। उषा को जो है वो एक स्त्री का रूप दिया गया है कि जिस प्रकार उषा जो है वो सुबह सवेरे हेम कुंभले यानी अपने शीश के ऊपर, अपने सर के ऊपर सूर्य रूपी घड़ा उठाए हुए जब निकलती है, भरती ढुलकाती सुख मेरे। अर्थात कि मेरे देश के जितने भी जो सुख हैं वो उस घड़े में भरकर जो है वो मेरे देश के ऊपर जो है वो क्या कर देती है? उड़ेल देती है, ढुलका देती है। यानी अपना प्रकाश रूपी सुख जो है वो संपूर्ण भारत में जो है वो बिखेर देती है। तो देखिएगा कितनी सुंदर कविता की ये जो पंक्तियां हैं, जिसमें कविता में जो है वो प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन जो है वो किया गया है। यही छायावाद है। फिर कहती हैं मदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। अब कहता है कि मदिर जो है वो ऊंघते रहते। अब यहां पर ऊंघते हुए कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार सुबह और रात्रि में कई असंख्य तारे और कई ऐसी जो प्राकृतिक छटाओं से भरपूर, वो सुबह से लेके रात तक जो है वो तारों के रूप में और आकाश में व्याप्त सूर्य के रूप में जो है वो ऊँघते हुए रहते हैं और अपनी अद्भुत छटा जो है वो रात भर जग जग कर जो है वो रजनी, रात्रि, ठीक है, रात भर तक जो है वो जाग कर अपनी सुंदर छवि जो है वो बिखेरते रहते हैं। तो ऐसा सुंदर भारत है जो कि प्राकृतिक छटा से भरा पड़ा है, सुबह से भरा पड़ा है और रात्रि में तारों की चमक से भरा पड़ा है। तो ये था छायावाद से भरपूर, अलंकारों से भरपूर, मानवीकरण से भरपूर, मार्मिकता से भरपूर, संगीतात्मकता से भरपूर ये जो कविता का जो व्याख्यान है, ये अत्यंत ही सुंदर और मनमोहक जो है वो कर देने वाला है। क्योंकि देखो हम कविता जब पढ़ते हैं तो उस कविता के अंदर जो है वो अपने आप को महसूस करना पड़ता है। जब हम अपने आप को महसूस करेंगे, उस आनंद में अपने आप को बहने देंगे, उड़ने देंगे, उस स्वच्छंद हवा में अपने आप को बहने देंगे, तभी हम उस कविता का जो आनंद है वो ले पाएंगे।
तो आपने इस कविता को सुना, देखा, समझा। आपने जो है वो इसके क्वेश्चंस मैंने आपको इसके भेजे थे, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो अब मैं आपको भेज रहा हूँ। और इसके कुछ एक वर्ड्स भी जो हैं, वर्ड मीनिंग भी जो है वो कुछ पीछे दिए गए हैं, आप उन्हें देखिएगा, इन वर्ड्स को। ये देखिएगा, अरुण लालिमा, ठीक है, मधुमय मिठास से भरा हुआ, क्षितिज जहां धरती और आकाश एक साथ मिलते हों, और तामरस, ठीक है, तांबे जैसे लाल रंग, नीड, घोंसला, मदिर, मस्ती पैदा करने वाला, ठीक है। और रजनी, रात्रि, मलय समीर, दक्षिण वायु, मलय पर्वत की ओर से आने वाली जो हवा जो है, ठीक है। तो आप इसे सही ढंग से समझें और इसको आपने पुनः एक बार जो है वो समझना है, खुद भी पढ़ना है। तो हम आज का जो वक्तव्य है यहीं समाप्त करते हैं। हमारी अगली पोइम में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ दिवस, धन्यवाद।